दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कहते हैं वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए इंसान को खुद वक्त के साथ साथ चलना सीख जाना चाहिए। जब से रागिनी ने शादी के लिए हाँ की थी, तब से पूरी फैमिली में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। शादी की तैयारियां पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही थी। जब सारी शादी की तैयारियां चल रही थी तो शादी का दिन भी नज़दीक आने ही वाला था। पता ही नहीं चला कि वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। अब रागिनी की शादी में सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। धीरे धीरे कर सारे रिश्तेदार रागिनी के घर आ गए थे। अब सबको इंतजार था तो बस रागिनी की शादी का। सारा परिवार खुश था कि रागिनी की शादी हो रही है। लेकिन कोई रागिनी के दिल से तो पूछ कर देखे कि उसके मन में पर क्या बीत रही है। जिस लड़की ने ख्वाब देखे थे अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज जाएगी, अपनी ज़िंदगी के पूरे आनंद लेगी, उसे स्कूल के तुरंत बाद एक शादी के बंधन में बांध दिया। बेशक उसके ससुराल वालों ने शादी के बाद पढ़ाने की डिमांड को एक्सेप्ट किया था, पर साथ में उसे एक बंधन में भी तो बांध दिया था ना। हल्दी, संगीत, मेहंदी की सारी रस्में इस तरह निकल गई कि किसी को पता ही नहीं चला। पूरी फैमिली सारी तैयारी कर रही थी कि रागिनी की शादी खूब धूमधाम से हो। सारी तैयारियां भी खूब अच्छे से हो रही थी, पर फिर भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। कहते हैं ना, अगर सारे रिश्तेदार मिश्रा इकट्ठे हो तो मन लगता है। पता नहीं रागिनी की शादी में ऐसा कोई खास मज़ा था ही नहीं। बस सबको जल्दी थी तो रागिनी के शादी के निपट जाने की। विक्रांत ने तो रागिनी की शादी को रुकवाने के लिए पूरे पूरे संभव जोर किए थे, लेकिन हर बार रागिनी विक्रांत को रोक देती थी। शायद सनी की बातों का रागिनी के दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, जिससे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। अगली सुबह रागिनी की माँ, भैया ऐसे फूल लगाओगे मेरी बेटी की शादी में? ताज़े गुलाब के फूल ताज़े होने चाहिए, सारा घर फूलों की महक से खुशनुमा हो जाए। तुम क्या कर रहे हो? यह टेबल यहाँ नहीं लगानी है, इसे कॉरिडोर में जाकर रख आओ। और तुम विक्रांत, तुम अभी तक यही हो? रागिनी को पार्लर लेकर जाना है। और रेखा जीजी, तुम अभी तक करण नहीं आया, आज देख लेना इस करण को तो मैं ही सुधारूंगी, उसकी भी तो बहन की शादी है। बस उसे तो सिर्फ काम काम ही चढ़ा रहता है। अरे पंडित जी, पर फ़ोन अभी तक किसी ने किया या नहीं किया? जल्दी करो, टाइम बहुत कम है, बारात आने वाली है। विक्रांत, अरे माँ आप चिंता मत करो, सारा काम समय पर हो जाएगा। आप इतनी टेंशन मत लो, आपका बीपी हाई हो जाएगा। और वैसे भी अभी कौन सी बारात आने वाली है, अभी सिर्फ सुबह ही हुई है और बारात तो रात को आएगी। अभी पूरे 6 घंटे हमारे पास तैयारियां करने के लिए, और वैसे भी सारी तैयारियां हो ही चुकी हैं। बस ताज़े फूलों को लगाने की देर है और बाहर से घर तक कारपेट बिछाना बाकी। आप चिंता मत करो माँ, मेरी बहन की शादी है, कोई कमी नहीं होने दूंगा। इन सारी तैयारियों के बीच रेखा इतनी व्यस्त थी कि उसने अपने फ़ोन पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके फ़ोन पर लगातार किसी का बार बार फ़ोन आ रहा था। कोई अननोन नंबर हर बार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। उसके सर्वेंट रामू ने तो रेखा जी से कई बार कहा था कि मैं आपके फ़ोन पर बहुत देर से किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, आप उठाइए। लेकिन रेखा उल्टी रामू पर ही चिल्ला पड़ी, तुम्हें दिखता नहीं है मैं शादी में कितनी बिजी हूँ? यहाँ तुम्हें फ़ोन की पड़ी है, चुपचाप रख दो इसे मेरे कमरे में ले जाकर, और ज़्यादा फ़ोन है तो स्विच ऑफ कर देना। रेखा ने रामू को वहाँ से चिल्लाकर तो भगा दिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वाकई उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा था। रागिनी भी पार्लर से सज कर आ चुकी थी और रागिनी की बारात भी उसके द्वार आ खड़ी हो गई थी। रागिनी की माँ, मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लग जाए, मेरी प्यारी सी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही, बिल्कुल गुड़िया लग रही है गुड़िया। आज मेरी गुड़िया पराई हो जाएगी, बेटी तो हमें भूल तो नहीं जाएगी ना? कभी तुम्हारी इतनी जल्दी शादी की वजह से तुम कभी जहाँ लौट कर भी ना हो। कैसी बात कर रही हो माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी रहूँगी। शादी तो सबकी होती है ना, किसी की जल्दी और किसी की लेट।
पंडित जी बुला रहे हैं, चलो रागिनी बेटा, रेखा ने रागिनी को बुलाते हुए कहा। सब लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं रागिनी, चलो बेटा चलो। रागिनी जब नीचे गई तो उसने आज पहली बार अपने होने वाले पति को देखा था। रागिनी की माँ ने पहले भी कहा था कि तुम अपने होने वाले पति की तस्वीर देख लो, लेकिन रागिनी ने मना कर दिया था कि तस्वीर देखकर क्या फ़ायदा जब शादी उसी से ही होनी है। और आज जब रागिनी ने पहली बार अपने होने वाली पति को देखा था तो वह उसे देखते ही रह गई। ज़रूरत से ज़्यादा हैंडसम, नीली आंखें, कटीला बदन रागिनी को वह पहली बार में ही भा गया। अबरार अपनी रागिनी को अपने मन के अंदर एक तसल्ली भी थी, चलो मेरा होने वाला पति तो हैंडसम और सुंदर है। धीरे धीरे सारी शादी की रस्में खत्म हुई और रागिनी की शादी मिस्टर सक्सेना के बेटे कार्तिक सक्सेना से संपन्न हुई। अगली सुबह सब लोग बहुत देर से उठे थे क्योंकि रात में रागिनी की शादी अच्छे से निपट जाने पर सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए किसी को भी वक्त का पता ही नहीं चला। ना जाने कब दोपहर के 12 बज गए। जैसे जैसे जिसकी आंखें खुलती जा रही थी वैसे ही धीरे धीरे सब तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आते जा रहे थे। मम्मा बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए दे दीजिए। रात में भी रागिनी के साथ में ठीक से खाना नहीं खा पाए थे। जल्दी आओ मम्मा, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। विक्रांत ने बहुत जल्दी जल्दी अपनी माँ से सब बातें कह दी। विक्रांत के पीछे करण भी शुरू हो गया। सही कह रहा है मासी की, विक्रांत सच में बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए ला दो। थोड़ी देर में रागिनी की माँ ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। सब खाना खाने लगे। तभी रागिनी की माँ सोनिया ने ध्यान दिया कि वहाँ रेखा तो है ही नहीं। सोनिया, करण तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अभी तक खाना खाने के लिए नहीं आई। हाँ मासी माँ घर पर नहीं है, उन्हें मैंने सुबह सुबह कहीं जाते देखा था। जिससे पहले मैं पूछता कि वो कहाँ जा रही है, उससे पहले वो गाड़ी में बैठकर निकल चुकी थी। आप चिंता मत कीजिए मासी, मम्मी थोड़ी देर में ही आती होंगी। थोड़ी देर बाद पापा पापा आई एम बैक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। करण ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो पीछे पलट कर देखा तो वहाँ आकांक्षा खड़ी थी। आकांक्षा तो को देखकर करण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधे जाकर आकांक्षा को गले लग गया और कहने लगा, तुम कब आई? और आने से पहले कम से कम मुझे बता तो दिया होता, मैं तुम्हें एयरपोर्ट में से पिक करने आ जाता। तुम्हें आते वक्त रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कितनी बड़ी हो गई मेरी छोटी सी बेटी। हॉस्टल वाले कुछ खाने के लिए नहीं देते थे क्या? कितनी सूख गई है मेरी बेटी। आने से पहले कम से कम एक बार कॉल तो किया होता। मेरी फूल सी बेटी को कितनी तकलीफ़ हुई होगी वहाँ से आने में। माँ आप ऐसी कैसे बातें कर रहे हो? आकांक्षा का इतनी बार फ़ोन आया था, आपने एक बार भी नहीं उठाया। आप जानती हो ना मुंबई में क्या हुआ था। वह तो शुक्र मनाओ वहाँ के लोगों का, उन्होंने आकांक्षा को कुछ किया नहीं, वरना जो नवीन ने किया था उसके चलते चलते अगर आज मेरी बेटी को कुछ भी हो जाता तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करता। आकांक्षा, ओके, तो आपने बताया नहीं पापा मम्मा कहाँ हैं? मुझे उनसे भी तो मिलना है। कितने सालों बाद मैं अमेरिका से पढ़कर आई हूँ। जब मैं यहाँ से गई थी तब मम्मा की बीमारी के चलते वह मुझसे मिलने नहीं आ पाई थी क्योंकि वह हॉस्पिटल में एडमिट थी। पर अब कहाँ है? करण, अरे बेटा तुम अपनी मासी से नहीं मिली? देखो या तुम्हारी मौसी, कल ही इनकी बेटी की शादी हुई है, और या तुम्हारा भाई विक्रांत। हेलो आंटी, हाय ब्रो, व्हाट्सएप। बस इतनी छोटी सी फैमिली है आपकी डैड, हमारी तो फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है ना, लेकिन मुझे खुद अपनी फैमिली के मेंबर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नवीन चाचा, आंचल चाची, नैना दी, मम्मा, हर्षिता दी, समीर भाई, सब कहाँ हैं? पापा, अरे बेटा आज ही अपना दिमाग ख़राब करोगी? इतना लंबा सफ़र तय कर कर आई हो, पहले अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर सारी फैमिली मिलकर एक जगह बैठकर बातें करेंगे। आकांक्षा, हाँ, मैं सर हिलाती हुई वहाँ से चली गई, लेकिन आकांक्षा के वहाँ से जाते ही करण के ऊपर सवालों की बौछार करनी शुरू कर दी। सोनिया, तुमने अभी तक आकांक्षा को कुछ नहीं बताया। तुमने यह नहीं बताया कि पलक जेल में है। तुमने उसकी बीमारी का बहाना ले लिया। क्या करण तुम्हें नहीं लगता अगर यह सच कभी
सामने आया तो आकांक्षा के दिल पर क्या बीतेगी। विक्रांत, अरे हमें भी तो बताओ कोई कुछ। करण भाई, आपकी शादी भी हुई है और आपकी बेटी भी है, और आपकी वाइफ पलकवा जेल में क्यों है। रेखा, करण अब क्या कहोगे तुम। फिलहाल तो तुमने बात संभाल ली, जब वह शाम को सवालों पर सवाल पूछेगी तो तुम क्या जवाब दोगे। क्या कहोगे कि उसकी माँ कहाँ है, हमने मुंबई क्यों छोड़ दी, हम यहाँ जैसलमेर में क्यों रहते हैं, नवीन कहाँ है, आंचल कहाँ है, हर्षिता कहाँ है, समीर कहाँ है। क्या जवाब दोगे तुम। अभी तक आकांक्षा हमसे दूर थी, इसलिए हम फ़ोन पर जैसा आकांक्षा को बताते थे बस वही उसे पता चलता था, लेकिन अब तो वह खुद अपनी आंखों से देखेगी और सवालों पर सवाल करेगी। तो तुम क्या कहोगे करण, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। करण, आप लोग सब शांत हो जाइए। यह तो मैं भी नहीं जानता कि मुझे आकांक्षा से क्या कहना है। फिलहाल बात संभल गई, आगे भी संभल जाएगी, और अब मुझसे इस बारे में कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, समझ गए सब। और विक्रांत, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी शादी कब हुई, किससे हुई, किस लिए हुई, इन सब बातों का तुम्हें पता होना कोई ज़रूरी नहीं है, समझे तुम। क्या पता होना ज़रूरी नहीं है विक्रांत भाई को, आकांक्षा ने करण से पूछा। करण ने सबसे कह तो दिया था कि जब आकांक्षा कोई सवाल पूछेगी तो उन सब का जवाब वह खुद दे देगा, लेकिन करण का खुद दिमाग यह सोच सोच कर खराब हुए जा रहा था कि वह आकांक्षा से कहेगा तो क्या कहेगा। फिर करण के दिमाग में एक ट्रिक आई। करण सीधा आकांक्षा के कमरे में पहुंच गया और वहां जाकर उससे कहने लगा, करण, मैं जानता हूं बेटी, तुम बहुत सालों में अमेरिका से लौट कर आई हो, तो तुम्हारे मन में हजारों सवाल चल रहे हैं। तुम्हारी माँ कहाँ है, चाचा कहाँ है, चाची कहाँ है, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे आज एक वादा करो, मुझसे वादा करोगी कि अब जो भी मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसके ऊपर तुम कोई सवाल नहीं पूछोगी और बिना कोई सवाल के मेरी सारी बात मान जाओगी। करो वादा, मैं जो भी कुछ कहूँगा तुम बिना सवाल के मान जाओगी। आकांक्षा, बट डैड, आप पहले पूरी बात तो बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं। अगर बात मानने वाली होगी तो मैं ज़रूर मानूंगी आपके, उसके लिए आपको बताना भी तो पड़ेगा कि बात क्या है। करण, ऐसे नहीं आकांक्षा, वादा करो कि तुम मुझसे मेरी बातों पर कोई सवाल नहीं पूछोगी। आकांक्षा, ठीक है, किया वादा, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। अब एटलीस्ट बता तो दीजिए कि बात क्या है, वरना मेरे पेट में जोरों का दर्द होने वाला है। करण, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम सबसे पहले यहाँ आते ही अपनी माँ को ढूंढ रही थी और हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स को ढूंढ रही थी। तो सुनो, तुम मेरी पहली बात, आज से ठीक 3 साल तक तुम मुझसे इन बातों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करोगी। तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगी कि हमने मुंबई क्यों छोड़ी, हम जैसलमेर में क्यों रहते हैं और तुम्हारे चाचा चाची कहाँ हैं, समझे तुम। पर डैड, मैं इतने सालों में अमेरिका से आई हूँ तो मुझे अपनी फैमिली वालों से तो मिलने का पूरा पूरा हक है ना। बताइए ना, कहाँ है वह फैमिली मेम्बर। अपना वादा याद करो आकांक्षा, थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी। कुछ नहीं पूछोगी का मतलब कुछ नहीं होता है। आकांक्षा, ऐसा भी कौन सा रात छुपा कर बैठी है मेरी फैमिली जो पूरे 3 साल तक नहीं खुलने वाला है। भगवान, सच में इंडियन फैमिली बहुत ड्रामेबाज होती है। आकांक्षा के कमरे से बाहर आते करण ने सबको अपने कमरे में बुला लिया और सबसे कहा, मैंने आकांक्षा को समझा दिया कि वह अब कभी भी हमसे हमारे अतीत के बारे में नहीं पूछेगी। रेखा, क्यों बेटा, ऐसा भी क्या कहकर आए हो तुम आकांक्षा से, कहीं तुमने उसे डराया धमकाया तो नहीं। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बताता हूँ आपको मैंने वहाँ जाकर क्या क्या कहा। थोड़ी देर में करण ने आकांक्षा और उसके बीच हुई सारी बातें सबको बता देती है। सोनिया, रागिनी की माँ, लेकिन बेटा तुमने उसे 3 साल तक चुप रहने के लिए क्यों कहा, ऐसा क्या है इन 3 सालों में। अगर आकांक्षा को 3 साल होने से पहले कुछ पता नहीं चला सकता, क्योंकि मासी अगर आकांक्षा सवालों पर सवाल खड़े करेगी तो उसका जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा। जब 3 साल बाद पलक खुद आकांक्षा के नज़रों के सामने होगी तो आधे से ज़्यादा सवाल आकांक्षा के खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। करण और तुम विक्रांत, आज के बाद कभी भी इस टॉपिक पर बहस नहीं होगी और ना ही
तुम कभी भी आकांक्षा के सामने या कहोगे उसकी माँ जेल में है। और यह बात मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ कि आज के बाद कभी भी पलक के अतीत की किताब नहीं खुलनी चाहिए। आज के बाद कभी भी पलक का जिक्र या नवीन, आंचल, नैना, किसी का भी जिक्र इस घर में दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों की परछाई भी इस घर पर पड़े सिवाय मेरी पलक के। इंदौर, सेंट्रल जेल ऑफ इंदौर, कैदी नंबर 615, तुम्हें जेलर साहब ने बुलाया। अभी चलो मेरे साथ, आज तुम्हारी सुनवाई है। मेरी सुनवाई? लेकिन अभी मेरी सुनवाई में तो 3 साल का वक्त है और है ना। ज़्यादा फालतू बात नहीं है। अमृता को बकवास पसंद नहीं है। तुझे जेलर साहब ने बुलाया है, समझी? खुद जाकर पूछ लेना क्यों बुलाया है और इतनी जल्दी पेशी क्यों है। अब निकल। अमृता, लो साहब ले आई। कैदी नंबर 615 को बहुत चिक करती है या सारे रास्ते मेरे कान खा कर रखे थे। इसने क्यों बुलाया है? जेलर साहब क्यों बुला रहे हैं? जेलर साहब, मेरी सुनवाई में तो अभी वक्त है। लो आप ही बात कर लो उससे। जेलर, तुम्हारा बहुत अच्छा नसीब है, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। बड़े साहब ने पिछले 7 सालों में तुम्हारा चाल चलन देखा है और तुम्हारे इसी अच्छे व्यवहार के कारण तुम्हें रिहा किया जाता है, वह भी बिना किसी सुनवाई के। आज से तुम आज़ाद हो। और यह लो, जब 7 साल पहले तुम इस जेल में आई थी तो तुम यह लाल रंग की साड़ी, मंगलसूत्र, गले का हार, पैरों में पायल पहन कर आई थी। ऐसी भी कौन सा फंक्शन था जो इतनी सच समझ कर घूम रही थी और ऐसा कांड कर दिया? वैसे एक बात तो बताओ, पिछले 7 सालों से मैंने भी तुम्हें देखा है। तुम इतनी सीधी सादी, इतनी नाजुक सी, तुम्हें जेल में लोगों ने इतना परेशान किया और कपड़े धुलवाए, काम कराया, तुमने फिर भी उन्हें कोई पलट कर जवाब नहीं दिया और तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा केस। चलो जो भी कुछ है, और हाँ, यह लो 6,000 रुपये, यह तुम्हारी 7 सालों की कमाई है। कैदी नंबर 555, बेटा तू यहाँ से लौट कर जा रही है? सच में तेरी बहुत याद आएगी। मैं इस जेल में पिछले 20 साल से हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी जैसे नेक दिल औरत कहीं नहीं देखी। वैसे एक बात तो बताओ, जब तुम 7 साल पहले यहाँ आई थी तो मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, जब तुमने बड़े ही झिझकते हुए अपना नाम पायल बताया था। लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम पायल तो नहीं है। क्या है तुम्हारा असली नाम? माँ जी, असली नाम पलक कपाड़िया। कैदी नंबर 780, क्या कहा तुमने? तुम पलक कपाड़िया और रेखा कपाड़िया की बहू, उनके बड़े बेटे करण की पत्नी। जैसे पलक ने यह सारी बातें सुनी, उसने पीछे पलट कर पूछा, आप मेरे बारे में यह सब कैसे जानते हो? आप मेरी फैमिली को कैसे जानते हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। अभी शायद तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम जानती हो तुम्हारी फैमिली को मुंबई छोड़ना पड़ा? नहीं, छोड़ना नहीं पड़ा, भगा दिया गया। और यह सब तेरी बहन ने किया है। वैसे तुम जानती हो तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है और उस पर 2 बच्चे भी हैं। और जानती है उसकी शादी किससे हुई है? लेडी कांस्टेबल, तू क्या कर रही है यहाँ? चल यहाँ से, अभी तुझे कपड़े भी धोने हैं और तू गई नहीं अभी यहाँ से। शुक्र मना 3 साल पहले रिहाई मिल गई, अब जा यहाँ से। मैम 1 मिनट, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। हाँ, तेरे बाप के घर है ना ये? मैम, कुछ बात करनी है यहाँ से। पलक, कहना क्या चाहती थी? या हमारी फैमिली को मुंबई से निकाल दिया गया? अगर वो लोग मुंबई में नहीं रहते तो फिर कहाँ हैं? मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? और नैना की शादी हो गई। अब इन सारे सवालों के जवाब तो मुझे कपाड़िया मेंशन में जाकर ही पता चलेंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।